नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड के सीएम धामी उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे, जहां समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर सम्मान और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर उपस्थित हुए नव संवत्सर चैत्र नवरात्र भी हमारा प्रारंभ हो गया है तथा मैं मां ब्रह्मचारिणी बरेली में सीएम धामी पहुंचे थे और साथ ही साथ इस दौरान वो अभिनंदन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर वो संदेश देते हुए लोगों को नजर आए और साथ ही साथ ये भी कहा कि किस तरीके से सीएम धामी ने जो ये कानून की बात कही है वो जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून जल्द ही लागू किया जाएगा। समान अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां सीएम धामी ने शिरकत किया और साथ ही साथ अपना संबोधन दिया, जिसमें सीएम धामी ने लोगों से संबोधित करते हुए कहा किस तरीके से देश अग्रसर है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हुए कहा कि किस तरीके से समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए विपक्ष इस कानून के खिलाफ अड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को समान नागरिक संहिता कानून में समान अधिकार दिलाना चाहते हैं। वही साथ ही इन्वेस्टर विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के बरेली से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब मंच पर सीएम धामी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ तमाम में से और जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। वही ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करते उत्तराखंड के भले ही सीएम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम में आए हैं और किस तरीके से बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है वो हर क्षेत्र में विकास कर रही है और साथ ही ये भी बताते हुए नजर आए कि उत्तराखंड में किस तरीके से उन्होंने पिछले कार्यकाल से लेकर के अभी तक उन्होंने विकास किया है और किन किन योजनाओं को डबल इंजन की सरकार ने लागू किया, उन सब वही देहरादून से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां के कई इलाकों में 100 से ज्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बीमार लोगों को देहरादून के जिला कोरोनेशन अस्पताल और दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पहले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल का दौरा करके फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोगों का हालचाल जाना और उसके बाद सीएम धामी खुद अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे। वही सीएम धामी ने अस्पताल में हालचाल जानने के बाद मीडिया से भी बात की। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी इसके लिए दोषी पाया गया या पाया जाएगा उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने मामले की जांच की भी बात कही है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कि ये आटा कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है, सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें। खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक हो गई अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस भी विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की।
वही चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों में अभी से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बात का जो संदेश है वो जो प्री बुकिंग है वो देते हुए नजर आ रही है। अंदाजा आप ऑनलाइन आधार जो पंजीकरण है उसके आंकड़ों से ही साफ तौर से लगा सकते हैं। बताते ये चले कि ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वालों का जो आंकड़ा है वो अभी से ही 10 लाख पार कर चुका है। इसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 3.29 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। यात्रा शुरू होने के बाद 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे। बताते ये भी चले कि 10 दिन के भीतर यात्रा के लिए अलग अलग तिथियों में 10 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री अभी तक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। बाबा केदार के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा का आगाज होगा। तो अभी से चारधाम यात्रा के जो यात्री हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी के अगर आंकड़ों की बात करें तो केवल ऑनलाइन बुकिंग की अगर अभी तक की बात करें तो 10 लाख का जो आंकड़ा है वो पूरा हो चुका है। हालांकि इस आंकड़ों से ही एक बात साफ है कि इस बार चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अलग ही रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। पुराने जो सारे रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि सरकारों की ओर से अंदेशा जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जैसी तस्वीरें आई हैं वो इस बात को प्रूव करते हुए नजर आ रही है। जहां पर उत्तराखंड के सीएम धामी उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे। समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर वो वहां पर इस आयोजन में पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, चले आपको सीधे सुनवाते हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं कि 9 संवत्सर चैत्र नवरात्र भी हमारा प्रारंभ हो गया है तथा मैं मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, आप सब लोग अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त हो इस अभिनंदन समारोह में। और मुझे आप सबके बीच में यहाँ पर बुलाने के लिए, इस आयोजन के करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मेरा ये मानना है कि यह अभिनंदन मेरा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का है, जिसने देवभूमि उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद, जब से राज्य की स्थापना हुई, हर चुनाव में, हर बार विधानसभा का चुनाव होता था और हर चुनाव में जिस पार्टी की सरकार होती थी वो सरकार बदल जाती थी। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और पहली बार ये परिपाटी बदलकर फिर से हमको सरकार में आने का मौका प्रदान कर दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान करके दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी भाइयों बहनों। और इस ऐतिहासिक यूसीसी को साकार करने के लिए हमें अपना समर्थन दिया। मैं इस सम्मान को अपने राज्य की उस देवभूमि जनता को समर्पित करता हूं, जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखा। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता लागू करके देश में सभी के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित करने का यह विचार कोई नया नहीं है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से कहिए या संक्षिप्त में कहिए आप सबके सामने बातें रखी और हमारी पार्टी का, हमारी विचारधारा का जनसंघ के समय से ही यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यहां तक कि संविधान निर्माताओं ने भी इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया था। मुझे गर्व है कि हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर संविधान निर्माताओं को भी
सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुच्छेद 44 की भावना को साकार करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के गुणा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का अंत करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीए का कानून लागू करना हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, ये सभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। हमने अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति है, जिसके बारे में कटारिया जी कह रहे थे, समरसता, ममता ये कोसों दूर हो रही थी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भी भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी, आसान होगी और तेज होगी। बहुत सारे जो मामले आज न्यायालयों में भी आज विचाराधीन है, उन सब पर भी निर्णय की प्रक्रिया और तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिससे अनावश्यक रूप से मुकदमों में भी कमी आएगी और न्यायपालिका का बोझ भी। तो सुन रहे थे आप सीएम धामी को, जो बरेली से गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता जो कानून है वो उत्तराखंड में लागू हो गया है और उसके बाद तमाम ऐसे बदलाव है जो देखे गए, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की बड़ाई करते हुए भी नजर आए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते खतरों को लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि डेंगू के नियंत्रण और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग सभी जरूरी तैयारियां कर रहा। डॉक्टर ने कहा कि सभी अधिकारियों को जरूरी उपकरण, दवाइयां और अन्य संसाधनों को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल माह से आशा कार्यकर्ताओं द्वारा डेंगू के संभावित मामलों का सर्वे कराए जाने और फॉगिंग की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आम जनता से यह भी अपील किया कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के उपाय को अपनाएं। अभी जो डेंगू में हमने जो बैठक की थी, अभी सभी को ये निर्देश दिए हैं कि अपने यहाँ ये सब जांच लें कि जो उपकरण हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो जरूरी चीजें हैं, संसाधन है, वो आपके पास में है कि नहीं, तो उसकी सब तैयारी कर लें। उसके बाद जो कार्रवाई की जानी है अप्रैल से हम शुरू करेंगे, जिसमें आशाओं के द्वारा सर्वे किया जाता है।
और लगातार फॉगिंग और स्प्रे का कार्य किया जाता है, तो वो कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। अब खबर लक्सर से है, जहां पर खेड़ी कला गांव में करीब 50 और निरंजनपुर गांव में 11 लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद अचानक बीमार हो गए। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी को अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत बिगड़ने पर कई मरीजों को हरिद्वार और ऋषिकेश रेफर किया गया। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गए और प्रभावित इलाकों में जांच की जा रही है। वहीं घटना में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। हरिद्वार में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। सलेमपुर, ज्वालापुर, भेल, रोशनाबाद समेत विभिन्न स्थान हैं, उनकी मस्जिद में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करते हुए नजर आए। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी, जिससे पूरा शहर में भाईचारे और उल्लास का माहौल बना हुआ। वह ईद का चांद नजर आते ही रविवार की शाम बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। इस दौरान सेवैयां, मिठाइयां और ड्राई फ्रूट्स की जो दुकानें थी, उस पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हरिद्वार के बाजारों में देर रात चहल पहल बनी रही और लोग ईद की तैयारियों में व्यस्त नजर आए। वहीं सिरोली में 32वां उमेश डोभाल स्मृति समारोह आयोजित किया गया, जहां सिरोली के राजकीय इंटर कॉलेज क्यार्क में आयोजित समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार महावीर रामवाल्टा को उमेश डोभाल स्मृति सम्मान, कवि हर्ष काफर को गिरीश तिवारी गिरदा जन कवि सम्मान, राजेंद्र रावत राजू जन सरोकार सम्मान समीर शुक्ला को प्रदान किया गया। वही वर्ष 2024 का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुरस्कार अल्मोड़ा के किशनगंज जोशी और सोशल मीडिया पुरस्कार उत्तरकाशी के पत्रकार प्रेम पंचौली को प्रदान किया गया। पुरस्कृत और सम्मानित होने वाले साहित्यकार पत्रकारों को प्रशस्ति, अंगवस्त्र और साथ ही प्रतीक चिन्ह और 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इस आयोजन को लेकर के उमेश डोभाल स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद पंत राजू ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा पत्रकारिता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तित्व सम्मानित किया। ये कार्यक्रम उमेश डोभाल की स्मृति में हर वर्ष उत्तराखंड या उत्तराखंड के बाहर अलग अलग जगह पर होता है। इस बार हमारे साथियों का आग्रह था कि ये कार्यक्रम उमेश डोभाल की जो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, उनका जहाँ गांव है, जहाँ उनकी पढ़ाई हुई, वहाँ किया जाए। तो सिरोली और क्यार्क में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 32वां समारोह था ये। इसमें पत्रकारिता के अलावा समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए पुरस्कारों की जो राशि है वो उमेश डोभाल ट्रस्ट अपने जो उसकी सीड मनी है उसके ब्याज से उस राशि का इंतजाम करता है। और देखिए, वह हरिद्वार के ज्वालापुर में पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गए 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। गौरतलब यह भी है कि ये बदमाश काले रंग के स्कॉर्पियो से आए थे और गुरुकुल कांगड़ी के एक छात्र पर जानलेवा हमला कर हवा में फायरिंग कर फरार हो गए। वही पुलिस ने बीते शनिवार रात मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य आरोपियों को निष्क्रिय त्यागी उर्फ ध्रुव उदयराज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब खबर हरिद्वार से है, जहां चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हरिद्वार के सिद्धपीठ मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खासतौर पर चंडी देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा पाठ और दर्शन के लिए जुटे हुए हैं। वही भक्तों के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा और चारों ओर भक्ति का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही मंदिरों के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और इस समय यह फूलों से लदा हुआ है। नौगांव विकासखंड के हिमरोल गांव के स्वर्गीय भरत सिंह राणा के जो सुपुत्र हैं और किसान भूषण जगमोहन राणा के बुरांश के फूलों से एक नई शुरुआत हुई है, जिसमें न केवल क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त भी किया जा रहा।
जगमोहन राणा ने क्षेत्र के तमाम महिला और पुरुष और बच्चों से बुरांश के फूलों को 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदकर उनका जूस बनाना शुरू किया। यह जूस अब यमुना वैली ब्रांड के नाम से मार्केट में सप्लाई किया जाता है। इस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। वही सीजन में प्रतिदिन लगभग 25,000 से 30,000 तक का बुरांश खरीदा जा रहा, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों का ये कहना है कि इस प्रकार के आय से जो स्रोत है उस क्षेत्र में हमेशा बनी रहे, जहां की आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इससे। नमस्कार, मैं जगमोहन राणा, ग्राम हिलोर विकासखंड नौगांव, जिला उत्तरकाशी से। और आजकल बुरांश का पीक सीजन चल रहा है। तमाम लोग हमारे पास बुरांश ला रहे हैं, जिसको हम 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उन लोगों तक कुछ न कुछ उसका पैसा जा रहा है। मैं प्रतिदिन लगभग 25 से 30,000 रुपये का आजकल बुरांश खरीद रहा हूँ, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।